नमस्कार मित्रों, अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हम सभी फरवरी मास के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोगों के लगभग 3 लेक्चर्स कंटिन्यू हो गए हैं, जिसमें हम लोगों का इंटरनेशनल पोर्शन कैरी ऑन था प्रीवियस लेक्चर में। उसी कंटेंट को आइए हम सब आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जो है कि फरवरी मास में कौन कौन सी इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हुई जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। मित्रों, इन्वायरमेंट के रेफरेंस में आर्द्रभूमियों का बहुत ही अधिक महत्व है। आर्द्रभूमि मीन्स ऐसा भूखंड जो जल से घिरा हुआ हो या दलदल वहाँ पर हो, जो है वर्ष के अधिकांश महीनों में दलदली भूमि हो या जल से घिरा हुआ भूमि हो। आमतौर पर ऐसे ही भूमि को आर्द्रभूमियाँ कहा जाता है, आर्द्रभूमि कहा जाता है। इसमें आपके दलदली भूमि, झील, नदी, बड़े तालाब, मैंग्रोव भूमि, पानी से घिरा हुआ जंगल आदि आदि आते हैं जो है। और ये जैव विविधता के जो है बड़े सेंटर होते हैं, जैव विविधता के केंद्र होते हैं। पक्षियों, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों और जलीय जंतुओं की अधिकता यहाँ पर होती है। अधिकांश प्रजातियाँ दलदली भूमि में, वेटलैंड में निवास करती हैं, वास करती हैं जो है। और ये इसका संरक्षण जो है पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इसका संरक्षण नहीं होगा, क्योंकि ये जैव विविधता के केंद्र हैं और आप सब एनवायरनमेंट के पोर्शन में जो है पढ़ चुके होंगे कि जैव विविधता का जो है पर्यावरण के लिए कितना महत्व है। जो है हर एक जीव जंतु जानवर एक दूसरे से लिंकअप हैं, जो है लिंकेज हैं जो है। तो यदि एक कड़ी टूटती है, एक कड़ी पर आघात होता है, तो पूरे सिस्टम पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है जो है। तो इसलिए आर्द्रभूमियाँ, हमारी जो विश्व की आर्द्रभूमियाँ हैं जो है, वो जैव विविधता की दृष्टि से जो है बहुत ही लाभप्रद हैं पर्यावरण को संरक्षित करने की दृष्टि में जो है। तो पर्यावरण की संरक्षण के लिए जो है जैव विविधता से परिपूर्ण जो है इन आर्द्रभूमियों को संरक्षित रखना जो है, इनका बचाव करना, इनका संवर्धन करना जो है हम मानव का जो है परम कर्तव्य है। तो उसी दृष्टि से जो है मतलब आर्द्रभूमियों को के महत्व को जो है लोगों के सामने रखने के लिए जो है तथा लोगों को इसके प्रति जो है जागरूक रखने के लिए जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है डिक्लेयर किया गया है और मनाया जाता है। 2 फरवरी डेट क्यों रखा गया? क्योंकि जो है ईरान के रामसर शहर में, ईरान के जो है रामसर शहर में जो है ये सम्मेलन हुआ था, आर्द्रभूमियों से संबंधित सम्मेलन। तो डेट क्या थी? 2 फरवरी 1971 को वर्ष जो है 1971 होता है। 2 फरवरी के दिन ईरान के रामसर शहर में इन आर्द्रभूमियों के परिप्रेक्ष्य में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जो है। इसलिए जो है इसे रामसर सम्मेलन कहा गया जो है। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि बाद में मनाने का निर्णय लिया गया जो है। तो 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि जो है क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की थीम, पीछे का रीज़न आप समझ गए होंगे। क्योंकि इससे रिलेटेड जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के राम शहर में आयोजित हुआ था जो है,
तो उसी के रेफरेंस में 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है मनाया जाने लगा है जो है। और इसका मतलब प्रमुख उद्देश्य क्या है, आर्द्र भूमियों के प्रति जो है विश्व मानवता को जो है जागरूक करना कि वो इसका जो है अधिकाधिक संरक्षण हम लोग करें जो है। आर्द्र भूमियों के प्रति हम सब लोग जो है संवेदनशील बने, क्योंकि ये जो है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो है। तो आर्द्र भूमियाँ अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं जो है, तो इंडिया मतलब रामसर सम्मेलन में आर्द्र भूमियों को भी परिभाषित किया गया। ऐसी मतलब ऐसी भूमि जो दलदल हो, झील, नदी, बड़े बड़े तालाब, मैंग्रोव, जल से भरे हुए धान, जल से घिरे हुए जंगल जो है, मतलब जहाँ जल की अधिकता हो जो है, पूरे वर्ष भर ऐसी भूमियों को जो है आर्द्र भूमि की श्रेणी में रखा जाता है। ये रामसर सम्मेलन की परिभाषा है, डेफिनीशन है जो है। और यहाँ पर जो है जैव विविधता की प्रचुर मात्रा उपलब्ध रहती है, पाई जाती है। तो अपने इंडिया में जो है 4.6% जो है टोटल भूमि का जो है 4.63% जो है आर्द्र भूमि है जो है। और विगत 4 दशकों में मतलब विगत 40 सालों में जो है इंडिया की आर्द्र भूमि का जो है 1/3 भूभाग क्षय हो गया है जो है, बर्बाद हो गया है। मतलब वो आर्द्र भूमि अब नहीं रह गई। मतलब 4 दशक में इंडिया के जो है आर्द्र भूमियों में 1/3 की कमी आई है जो है। तो धीरे धीरे आर्द्र भूमियाँ संकुचित होती जा रही हैं, सीमित होती जा रही हैं। और इसका प्रमुख रीज़न क्या है जो है, हमारी भौतिकवादी उपभोक्तावादी संस्कृति जो है, जिससे शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जंगल काट करके शहरों का विस्तार किया जा रहा है, आवास बनाए जा रहे हैं, तथा दलदली भूमियों में जो है कृषि कार्य भी किया जाने लगा है जो है। तथा तीसरा रीजन जो है पर्यावरण का प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही भी जो है आर्द्र भूमियों में जो जलीय जीव जंतु पाए जाते हैं, जीव पौधे पाए जाते हैं, उनका ह्रास हो रहा है, उनमें कमी आ रही है जो है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है, तो उनकी संख्या घटती जा रही है। इस दृष्टि से जो है आर्द्र भूमियाँ संकुचित होती जा रही हैं, सीमित होती जा रही हैं, शहरीकरण के कारण, कृषि कार्यों के कारण जो है, और प्रदूषण के कारण। तो आर्द्र भूमियों का लगातार संकुचन होता जा रहा है। और विगत 40 दशकों में 4 दशकों में जो है अपनी इंडिया की 1/3 आर्द्र भूमियाँ जो है समाप्त हो चुकी हैं। तो आर्द्र भूमियों के महत्व को जानने के लिए, लोगों को इनके प्रति जागरूक करने के लिए, इनके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस जो है मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, रामसर सम्मेलन, ये रामसर साइट जो है, जो आर्द्र भूमियाँ हैं उन्हें जो है एक शब्दावली, एक नाम दिया गया है, रामसर साइट्स जो है। तो जो आर्द्र भूमियाँ हैं उन्हें रामसर साइट्स नाम दिया जाता है। तो मतलब देश के विभिन्न भूभाग जो है, दलदली भूभाग या ऐसी आर्द्र भूमियाँ जो है रामसर साइट में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस समय जो है अपने इंडिया में जो है कितने रामसर साइट्स हैं जो है, ये 42 इस समय अपने इंडिया में जो है 42 रामसर साइट्स हैं जो है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि रामसर साइट्स क्या है जो है, और ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाया जाता है। आगे चलते हैं। हाँ, एक पॉइंट और देखिएगा जो है, इसके महत्व में जो है रामसर साइट्स के या आर्द्र भूमियों के महत्व में जो है, आर्द्र भूमियाँ गुर्दे का कार्य करती हैं जो है। वातावरण मतलब पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से करती हैं, आर्द्र भूमियाँ जो है गुर्दे की तरीके से काम करती हैं। कहा जाता है कि हमारे जंगल जो है, हमारे वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जंगल जो है फेफड़े का काम करते हैं, जबकि आर्द्र भूमियाँ जो है गुर्दे का काम करती हैं जो है। जंगल जो है फेफड़े का काम कैसे करते हैं, क्योंकि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े की तर्ज पर जो है
कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और शुद्ध वायु जो है ऑक्सीजन को इमिशन करते हैं जो है विभिन्न पेड़ पौधों, जानवरों और हम लोगों के जीवन की रक्षा के लिए जो है। तो गर्म मतलब खराब हवा, गंदी हवा का अवशोषण जो है और शुद्ध ताज़ी हवा का जो है इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का इमिशन करते हैं ऐसे फेफड़े की तर्ज पर। तो इसलिए जो है जंगलों को, पेड़ पौधों को जो है फेफड़ा कहा जाता है, जबकि आर्द्र भूमियाँ जो है खराब जल को संग्रहित करके जो है, खराब जल को संग्रहित करके जो है उसका फॉर्मेशन किस रूप में करती है, शुद्ध जल के रूप में जो है झील, नदी, तालाब में जो है वर्षा के जो है ज़मीन से होते हुए गंदे जल आते हैं जो है और उसमें समाहित होकर के जो है इनका फॉर्मेशन जो है शुद्ध जल के रूप में होता है। और हम लोग विभिन्न प्रकार के जानवर, कीड़े मकोड़े इस शुद्ध जल का उपयोग करते हैं जो है। तो इसलिए गुर्दा जो है काम करता है जो है सफाई का काम, अपशिष्ट जल को बाहर निकालने का कार्य करता है। उसी तरीके से जो है ये आर्द्र भूमियाँ जो है गुर्दे की तरीके से गंदे जल की सफाई करती हैं जो है, गंदे जल, अपशिष्ट जल का को सफाई कर देती हैं, साफ कर देती हैं। तो इस प्रकार आप सब समझ गए होंगे कि जंगल को किस प्रकार जिससे जो है फेफड़ा कहा जाता है और आर्द्र भूमियाँ कैसे जो है गुर्दे का कार्य करती हैं। तो ये आर्द्र भूमियों की महत्ता है। भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार 2020 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार रहा जो है, तो ये चाइना रहा जो है, पड़ोसी देश चाइना। ये विगत ईयर भी 2019 में भी जो है चाइना ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था जो है, जबकि उसके पहले जो है हमेशा USA, यूनाइटेड स्टेट जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा करता था। तो चाइना अब व्यापारिक साझेदार हो गया है 2020 में जो है ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। और हम सब लोग जानते हैं कि हमारा निर्यात चाइना को बहुत कम है जो है, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है जो है, तो निर्यात हम कम करते हैं, तो इसका मतलब जो है आयात बहुत अधिक चीन से कर रहे हैं। तो चीन के व्यापार में आयात पर निर्भरता दिन प्रतिदिन भारत की बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है जो है। हमें चीन से जो है बहुत अधिक आयात करना पड़ रहा है, आयात इंडिया कर रही है जो है। इसलिए चीन अमेरिका को पीछे करते हुए जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, जो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है जो है, क्योंकि चाइना और भारत के रिश्ते जो है मधुर नहीं कहे जा सकते। पेरिस जलवायु समझौता अभी हाल ही में जो है कुछ बातें आई जो है पेरिस जलवायु समझौते के रेफरेंस में जो है, तो यूनाइटेड स्टेट ये पेरिस जलवायु समझौता जो है पेरिस में 2015 ईयर में जो है संपन्न हुआ था। वो 196 देश जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जो है। पेरिस में 2015 को जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो है समझौता हुआ था। दिन प्रतिदिन जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है भयावह स्थिति जो है अख्तियार करती जा रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में 2015 में जो है पेरिस जलवायु समझौता जो है आयोजित हुआ और इसमें दुनिया के 106 कंट्रीज़ ने जो है हस्ताक्षर किए, जिसमें कि अमेरिका भी था। और अमेरिका ने जो है के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते से बाहर होने की घोषणा कर दी थी और नवंबर 20 में जो है घोषणा तो इससे पहले की थी, लेकिन ये अप्लाई किया कब हुआ जो है नवंबर 20 में जो है। तो नवंबर 20 में जो है यूनाइटेड स्टेट्स पेरिस जलवायु समझौते से जो है बाहर हो गया व्यावहारिक रूप में जो है। और डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो है इस समय किसकी गवर्नमेंट चल रही है आप सब जानते हैं, जो बिडेन की गवर्नमेंट चल रही है। जो बिडेन यूएस के राष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने फरवरी महीने में जो है यह घोषणा की कि हम
पेरिस जलवायु समझौते में जो है पुनः शामिल हो रहे हैं, जो है मतलब पुनः शामिल होने की घोषणा की जो है यूनाइटेड स्टेट ने जो है। तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन जो है कि हाल ही में जो है किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने की घोषणा की है, डिक्लेरेशन किया है। पेरिस जलवायु समझौता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को जो है नियंत्रित करने की दिशा में जो है प्रयास करने हेतु जो है 196 देशों का जो है एक संगठन बना हुआ था, जो है पेरिस जलवायु समझौता या पेरिस जलवायु संगठन जो है। ईयर क्या था? 1915। और ये समझौता जो है कब व्यवहार रूप में अप्लाई हुआ था? 1916 में। इसे जो है इसमें सम्मिलित होने वाला जो है अमेरिका एक प्रमुख देश था, ये अमेरिका एक प्रमुख शक्ति थी जो है। और इसमें जलवायु परिवर्तन, जलवायु मतलब ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान किए गए थे। और वो प्रावधान क्या था? जो है ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन से संबंधित प्रावधान, मतलब देशों के जो है इसमें कुछ कोटे निर्धारित किए गए थे कि आप जो है इतना ही ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कर सकेंगे जो है। और ये एक बाध्यकारी देशों के लिए इसमें इस समझौते पर जो भी देश जो है हस्ताक्षर किए थे, ये जो है प्रावधान मतलब ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन से संबंधित जो प्रावधान, जो नियम नियमावली बनाए गए, वो इसमें सम्मिलित सभी 196 देशों पर जो है बाध्यकारी थे। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जो है इससे अलग होने की घोषणा की और पुनः जो है जब जो बिडेन राष्ट्रपति हुए तो विगत फरवरी में जो है ये पुनः इसमें शामिल होने की घोषणा की। तो ये अच्छी बात है, दुनिया का शक्तिशाली देश अमेरिका है जो है और उसे संगठन में जो है बने रहना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा जो है विंड एनर्जी फार्म जो है कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? किस देश ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा फार्म जो है अपने यहाँ बनाने की घोषणा की है? तो ये साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है पवन ऊर्जा पार्क, पवन ऊर्जा प्लांट जो है निर्मित करने जा रहा है जो है। ये प्लांट जो है दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा प्लांट होगा जो है। और वर्तमान में जो है कहाँ पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा प्लांट जो है किस देश में है? और ब्रिटेन देश में है जो है अपतटीय पवन ऊर्जा पार्क जो है। विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय पवन ऊर्जा पार्क जो है ब्रिटेन में है। और हाल ही में जो है साउथ कोरिया ने घोषणा कर रखी है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा जो है पवन ऊर्जा पार्क निर्मित करेगा। हाँ, अभी हम लोग जो है पेरिस जलवायु समझौता का जिक्र कर रहे थे, इसी के साथ एक है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो है यूएनओ की एक संस्था है जो है जिसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 2006 में हुआ था। 2006 में जो है ईयर 2006 में जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी जो है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग मतलब मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए, नाम से ही स्पष्ट है जो है मानवाधिकार का जहाँ कहीं भी हनन हो जो है उसे ये संस्था जो है रोकने का कार्य करती है जो है। तो इसके बहुत सारे जो है कंट्रीज इसमें सम्मिलित हैं। अमेरिका भी, यूनाइटेड स्टेट भी शामिल था। और इसने विगत ईयर में ये घोषणा कर रखी थी जो है कि मतलब डोनाल्ड प्रशासन ने, जिन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अलग हुए थे जो है, उन्होंने जो है घोषणा कर रखी कि हम जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग संस्था से अलग हो रहे हैं। और व्यवहारिक रूप में जो है अमेरिका इस संस्था से अलग हो गया। और पुनः जो बाइडेन ने फरवरी में ही घोषणा की कि वह हम जो है अमेरिका पुनः जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में जो है वापस सम्मिलित हो रहा है। सम्मिलित होने की तो दोनों ही घोषणाएं जो है जो बाइडेन प्रशासन ने किया जो है। ये क्यों अलग हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप क्यों अलग हुए थे जो है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये अमेरिका जो है प्रबल रूप से इजराइल का समर्थक देश है जो है।
किसी भी गतिविधियों में जो है वो इजराइल के हमेशा साथ रहा है जो है। तो इजराइल प्रकरण में, इजराइल फिलिस्तीन का प्रकरण आप सब जानते होंगे जो है। तो इसमें इजराइल जो है फिलिस्तीन के प्रति बहुत ही आक्रामक रुख अख्तियार करता है, आक्रामक कार्यवाही करता रहता है जो है। तो इससे विश्व के प्रमुख देश जो है इजराइल पर आरोप लगाते हैं कि वह मानवाधिकार का हनन कर रहा है, फिलिस्तीन पर हमला करके जो है वहाँ पर विध्वंसात्मक कार्यवाही करके जो है वहाँ पर मानवाधिकार का फिलिस्तीन में हनन कर रहा है इजराइल। और चूँकि जो है अमेरिका जो है इजराइल का प्रबल समर्थक देश है जो है, हमेशा इजराइल के हर कदम का जो है ये हमेशा समर्थन करता रहता है जो है। इसलिए जो विविध देश जो है इजराइल पर आरोप लगाते हैं कि वो मानवाधिकार पर का हनन कर रहा है और उस पर प्रतिबंध आरोपित करने चाहिए जो है। तो इससे अमेरिका जो है इस आयोग से, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से ट्रंप प्रशासन अलग हो गए थे जो है, अमेरिका अलग हो गया था। और जो बिडेन की जब ये सरकार हुई जो है, जब ये राष्ट्रपति बने तो फरवरी में जो है पुनः इसमें वापस आने की घोषणा कर दी, जैसे कि पेरिस जलवायु समझौते में घोषणा किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बीबीसी न्यूज पर हाल ही में किसने प्रतिबंध लगाया? बीबीसी ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसी है जो है। तो इस पर हाल ही में किस देश ने प्रतिबंध लगाया जो है मित्रों? ये जो है चाइना ने प्रतिबंध लगाया जो है बीबीसी न्यूज़ पर जो है अपने यहाँ। और इसका प्रमुख कारण जो है उसने बताया कि ये कोविड-19 को लेकर के जो है गलत रिपोर्टिंग की चाइना के परिप्रेक्ष्य में। बीबीसी ने कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही गलत रिपोर्टिंग की। और दूसरी सिनजियांग प्रांत, जो चाइना का जो है सिनजियांग प्रांत है जो है, वहाँ उइगर मुस्लिम की आबादी बहुत अधिक है, उइगर मुस्लिम आबादी का केंद्र है जो है। तो बीबीसी जो है इनका आरोप है चाइना का कि उइगर मुसलमानों के समर्थन में जो है ये रिपोर्टिंग करते रहते हैं कि चाइना जो है उन पर अत्याचार करता है, उनके मानवाधिकार का हनन करता रहता है जो है आए दिन। क्योंकि उइगर मुसलमान की जो है कि उइगर मुसलमानों के प्रति जो है चाइना की नीति सकारात्मक नहीं है जो है, उन्हें वह विध्वंसक अलगाववादी तत्व जो है ट्रीट करता है और उनके खिलाफ जो है कार्यवाहियाँ करता रहता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है उसने आरोप लगाया कि बीबीसी ने गलत ढंग से जो है सिनजियांग प्रांत के प्रति जो है गलत रिपोर्टिंग की, सिनजियांग प्रकरण में, उइगर प्रकरण में और दूसरे कोविड-19 प्रकरण में भी जो है बीबीसी ने चाइना के प्रति जो है गलत पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के गलत रिपोर्टिंग की है। ठीक, तो इस पर इसलिए जो है इन सब कारणों से जो है चाइना ने बीबीसी न्यूज़ पर अपने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया। एक और प्रकरण है यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड, जो बिडेन और जो है डोनाल्ड ट्रंप से जो है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रशासन अमेरिका और मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के बीच में जो है ऊंची दीवार खड़ी कर रही थी और उस पर विवाद भी हुआ था। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था। ये क्योंकि जो है ये दीवार का निर्माण, दोनों देशों के बॉर्डर पर दीवार का निर्माण जो है ये यूनाइटेड स्टेट के रक्षा बजट से किया जा रहा था, रक्षा बजट के मद से जो है किया जा रहा था। और निचली अदालत ने जो है इसे गलत ठहरा दिया, लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने अंततः जो है इसे उचित ठहराया कि रक्षा मद से जो है इस दीवार का निर्माण पर व्यय किया जा सकता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये उचित कदम है, मतलब रक्षा बजट से जो है करना गलत नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट जो है, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन दोनों देशों के बीच, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको के बीच दीवार खड़ी कर रही थी। क्योंकि इनका आरोप था, अमेरिका का आरोप रहता था कि घुसपैठिए मैक्सिको से जो है अराजकतावादी तत्व जो है घुसपैठ करते हैं यूनाइटेड स्टेट में जो है, इसलिए ये ऊंची दीवार खड़ी किया जा रहा था। बाद में जो बाइडेन की सरकार आई जो है, तो इस
कार्यवाही को उन्होंने रद्द कर दिया। मतलब जो दोनों के बीच जो है दीवार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जो है खड़ी कर रही थी, उसको जो है इन्होंने रद्द कर दिया। उस कार्यक्रम को जो है, उस कार्यवाही को कैंसिल कर दिया और यह कहा कि इसमें बहुत अधिक खर्चा है जो है, और इससे अपेक्षित लाभ कोई नहीं है जो है, कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो है वो निर्माण का कार्य जो है रद्द कर दिया। तो लगभग महत्वपूर्ण फैसले जो है जो डोनाल्ड ट्रंप के थे, बाइडेन ने जो है इसे पलट दिया है। जिसमें हम लोग देखें पेरिस समझौता ही था, मानवाधिकार आयोग ही था, तीसरा दोनों देशों के बीच जो है दीवार निर्माण का कार्य था। होती है अपनी अपनी राजनीति, होती है विभिन्न दलों की, दोनों है जो बाइडेन और ट्रंप जो है अलग अलग दलों से बिलोंग करते हैं। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में जो है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च हुआ है। बांग्लादेश की जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है एक ट्रांसलेशन एक्ट जो है लॉन्च हुआ है, उसका क्या नाम है, अमर वर्षा। ये सॉफ्टवेयर एक्ट है जो है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर एक्ट अमर वर्षा, ये बांग्लादेश की जो है सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में लॉन्च किया गया है। और एक किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है, इसका काम क्या है, तो ट्रांसलेटर एक्ट जो है, ट्रांसलेटर एक्ट जो है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है जो है, तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से ट्रांसलेशन करना है। तो ये इंग्लिश से बांग्ला में जो है ट्रांसलेट करती है। हम लोग जानते हैं कि न्यायालयों के अधिकांश कार्य जो है अपने यहाँ भी जो है इंग्लिश में ही होते हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश के न्यायालय में भी जो है कार्य इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि बांग्लादेश भी जो है अपना ही भाग है, अपना ही था जो है भाग, अपना बंगाल जो है पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वही पूर्वी बंगाल बांग्लादेश है। तो जैसे अपने देश में अंग्रेज राज शासन करते थे जो है, वही परिपाटी चली आ रही है। बहुत सारे कार्य जो है न्यायालयों में अभी भी अंग्रेजी में हो रहे हैं, वही उसी तरीके से बांग्लादेश की कोर्ट में भी जो है अंग्रेजी में ही कार्य होते हैं। तो उसका रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन जो है बांग्ला में करने के लिए जो है ट्रांसलेशन एक्ट जो है सॉफ्टवेयर एक्ट जो है डेवलप किया गया है, और उसको डेवलप इंडिया ने ही किया है जो है, अमर वर्षा नाम है उसका जो है, और वो इंग्लिश से बांग्ला में ट्रांसलेट करती है। ध्यान रखिएगा जो है, किस खाड़ी देश ने सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की, ये सऊदी अरब है। मुस्लिम कंट्रीज है इसलिए इम्पॉर्टेंट है जो है, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज में जो है महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, महिलाएं पर्दे के पीछे जो है रखी जाती हैं। तो ये जो है प्रतिगामी कदम है। किस खाड़ी देश ने सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की है, सऊदी अरब। हाँ, एक जो है बांग्लादेश हम लोग पढ़ रहे थे, और अभी भी बांग्लादेश के रेफरेंस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें जो है कीटोप्रोफेन एक दवा आती है जो जानवरों के लिए दर्द निवारक दवा है जो है, जानवरों की दर्द निवारक दवा जो है कीटोप्रोफेन है। कीटोप्रोफेन जो है जानवरों पर अधिकाधिक यूज किया जाता है, यूज करने का प्रचलन है जो है, और इससे क्या हो रहा है, गिद्धों की संख्या जो है लगभग विलुप्त हो चुकी है जो है, विलुप्त नहीं हो रही है बल्कि विलुप्त हो गई है जो है। विगत 1.5 दशकों में जो है पूर्वी एशिया से जो है, पूर्वी एशिया में भी जो है बहुतायत गिद्ध रहते थे, और हर एक जीव जंतु का जो है पर्यावरण की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधों की कोई एक कड़ी टूटी तो निश्चित रूप से जो है पूरा इन्वायरमेंट प्रभावित होता है। तो उसी तरीके से गिद्ध प्रजाति गिद्ध जो है पक्षी पर्यावरण की दृष्टि से हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सफाई कर्मी है पर्यावरण के लिए। तो पर्यावरण की साफ सफाई रख करके जो है स्वस्थ बनाते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं पर्यावरण को, विभिन्न तरीके से सड़े गले मृत जानवरों को खा करके जो है पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, पर्यावरण को स्वस्थ बनाते हैं। गिद्ध तो गिद्धों का भी जो है पर्यावरण के दृष्टि से मानव जीवन के लिए जो है
अमूल्य योगदान कहा जा सकता है। तो विगत 1.5 दशकों से इनकी संख्या समाप्त हो चुकी है, समाप्त हो गई है। और उसका कारण क्या है जो है, पहला कारण जो है डाइक्लोफेनाक जो है, जो एंटीबायोटिक एक दवा है, ये भी दर्द निवारक दवा है जो है, जानवरों पर अधिकाधिक प्रयुक्त की जाती है जो है। और जब जानवर मृत हो जाते हैं और ये दवा जो है उनकी बॉडी में घुल जाती है, घुल करके जो है समाप्त नहीं होती बल्कि बनी रहती है। और जब जानवर मरते हैं जो है तो गिद्ध सफाई का काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं जो है समाज के, समुदाय के, तो इन जानवरों को खाते हैं, जिससे डाइक्लोफेनाक दवा जो है गिद्धों में चली जाती है और कुप्रभाव पड़ता है उनका जो है, घातक प्रभाव जो है उनके शरीर पर पड़ता है डाइक्लोफेनाक दवा से जो है, जिससे वो उनकी संख्या घट जा रही है, वो गिद्ध मर जाते हैं जो है। तो बहुत सारे देशों ने इस डाइक्लोफेनाक दवा पर प्रतिबंध लगा रखा है, अपने इंडिया ने भी प्रतिबंध लगा रखा है बहुत पहले से जो है। तो हाल ही और एक दूसरी दवा जो है कीटोप्रोफेन भी यूज की जा रही है जानवरों पर दर्द निवारक दवा के रूप में जो है, दर्द निवारक दवा कीटोप्रोफेन, पहला याद रखिएगा जो है आप लोग, डाइक्लोफेनाक, जिस पर जो है अधिकांश देशों ने प्रतिबंध पहले ही लगा रखा है। और दूसरी दर्द निवारक दवा यूज की जाती है जो है कीटोप्रोफेन। तो हाल ही में जो है बांग्लादेश ऐसा पहला देश हुआ है दुनिया का जो है जिसने अपने यहाँ कीटोप्रोफेन के यूज पर को जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि ये जानवर जब जो है मरते हैं तो गिद्ध इसे खाते हैं जो है, उन पर कुप्रभाव पड़ता है और मर जाते हैं। इसलिए कीटोप्रोफेन दवा पर जो है जो जानवरों की दर्द निवारक दवा है उसको बैन लगाने वाला जो है दुनिया का पहला देश जो है बांग्लादेश है। आगे बढ़ते हैं हम सब। ये लगभग इंटरनेशनल पोर्शन जो है हम लोगों का समाप्त हुआ। इसके बाद इंटरनेशनल पोर्शन के बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो है खेल कूद पोर्शन, स्पोर्ट पोर्शन, अवार्ड पोर्शन, साइंस टेक पोर्शन जो है, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इम्पॉर्टेंट जो है सम्मेलन समारोह जो है, इम्पॉर्टेंट बुक्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है, उस पर हम लोग चल रहे हैं, मूव करते हैं जो है। तो साइंस टेक पोर्शन जो है, इसरो मानव रहित अंतरिक्ष यान, गगनयान जो है कब प्रक्षेपित करेगा। वास्तव में इसरो की योजना है जो है मानव में अंतरिक्ष में जो है मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजना, लेकिन डायरेक्ट जो है मानव युक्त अंतरिक्ष यान नहीं भेजा जाता है जो है, उसके पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा जाता है अंतरिक्ष में, तो वही गगनयान है। तो अपने मानव युक्त जो है अंतरिक्ष यान भेजने के पहले जो है उसके पहले चरण में इसरो मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान जो है किस वर्ष जो है प्रक्षेपित करेगा, किस वर्ष लॉन्च करेगा जो है। तो ये याद रखिएगा, मानव रहित गगनयान जो है दिसंबर 21 में बंगलौर के सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से जो है ये प्रक्षेपित करेगा जो है दिसंबर 2021 में। और ये अंतरिक्ष युक्त गगनयान भेजने की तैयारी है, पूर्व पीठिका है जो है मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजना, जो कि दिसंबर 2021 में भेजे जाने की योजना है जो है। इसरो मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च करेगा? मिशन चंद्रयान 3 जो है 2022 में लॉन्च करेगा। हालांकि इसकी योजना थी जो है 2021 में ही लॉन्च करने की, लेकिन कोविड के कारण इसे टाल दिया गया। अब इसरो जो है 2022 में जो है चंद्रयान मिशन भेजेगा, लॉन्च करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसरो का पहला चंद्रयान मिशन नहीं होगा, बल्कि पहले भी जो है इसने 2 चंद्रयान मिशन सफलतापूर्वक कर चुके हैं। पहला तो है 2008 में और दूसरा जो है 2019 में हुआ था। 2008 और 2019 में जो है इसरो के चंद्रयान मिशन जो है हो चुके हैं। और ये 2020 में जो है कौन सा जो है चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 3 जो है इसरो लॉन्च करेगा। हाल ही में ध्रुवास्त्र चर्चा में आया, ध्रुवास्त्र, ध्रुव प्लस अस्त्र, ध्रुवास्त्र जो है, तो ये एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है ध्रुवास्त्र जो है, जिसका हाल ही में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो याद रखिएगा ध्रुवास्त्र क्या है जो है, ये आ सकता है। तो एंटी टैंक मिसाइल जो है इंडिया का, इसरो का, जिसका परीक्षण DRDO द्वारा किया जा चुका है।
किस देश ने दुनिया के पहले जैव ईंधन द्वारा संचालित स्टारडस्ट रॉकेट लॉन्च किया है? जैव ईंधन से संचालित होने वाला जो है इलेक्ट्रिक या पेट्रोल या सौर ऊर्जा से नहीं बल्कि जैव ईंधन से जो है संचालित होने वाला रॉकेट जो है लॉन्च कर दिया है किस देश ने जो है, तो ये यूनाइटेड स्टेट ने स्टारडस्ट 1 इस रॉकेट का जैव ईंधन से जो है लॉन्च किया गया रॉकेट का नाम क्या है? स्टारडस्ट 1 जो है स्टारडस्ट 1 याद रखिएगा, ये यूनाइटेड स्टेट का रॉकेट है जो है जो कि जैव ईंधन द्वारा संचालित किया गया, इसकी लॉन्चिंग हो गई। तीसरी बात, ये स्पेस से रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मंगल मिशन यूएई, चाइना और यूनाइटेड स्टेट ने जो है विगत ईयर जो है जुलाई महीने में, जुलाई 20 में जो है तीनों ही देशों ने जो है मंगल मिशन किया, मंगल ग्रह पर जो है रोवर भेजे और एक ही महीने में जो है तीनों की लॉन्चिंग हुई। जुलाई 20 में जो है तीनों ही के मंगल मिशन में मंगल पर रोवर मिशन भेजे गए, किसके द्वारा? यूएई, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, चाइना और जो है अमेरिका। यूनाइटेड अरब अमीरात का जो है होप मिशन था, होप जो है मंगल मिशन, चाइना का तियानवेन फर्स्ट मिशन जो है और अमेरिका का परसीवियरेंस मिशन जो है, परसीवियरेंस रोबोट उसने भेजा जो है। तो ये तीनों के मंगल मिशन जो है जुलाई 20 में जो है भेजे गए और कब पहुँचे जो है? तीनों ही जो है फरवरी 21 में जो है तीनों ही मंगल पर लॉन्च हुए, मंगल पर जो है पहुंच गए जो है, मंगल पर लॉन्चिंग हो गई मतलब पहुंच गए जो है। और इनको भेजा कब गया था? फरवरी 20 में, और तीनों पहुंचे कब जो है? ये जुलाई 20 में भेजे गए थे और फरवरी 21 में जो है तीनों ही मिशन मंगल पर पहुंच गए जो है। तो याद रखिएगा यूएई का जो है यूएई की लॉन्चिंग जो है 20 जुलाई, होप की लॉन्चिंग 20 जुलाई, तियानवेन की लॉन्चिंग जो है 23 जुलाई और परसीवियरेंस की लॉन्चिंग जो है 30 जुलाई। तो 23 और 30 जुलाई जो है होप, तियानवेन और परसीवियरेंस की जो है, और इनकी लैंडिंग कब हुई जो है? मंगल पर जो है 9 फरवरी, होप जो है 9 फरवरी, तियानवेन 10 फरवरी और परसीवियरेंस जो है 18 फरवरी। तो ये इनकी जो है लॉन्चिंग कब हुई और लैंडिंग कब हुई जो है तीनों मिशन। अब तक जो क्वेश्चन आते थे मिशन के नाम से आता था, यूएई का कौन सा मिशन गया जो है, यूनाइटेड स्टेट का कौन सा मिशन भेजा गया नाम जो है, चाइना का कौन सा मंगल मिशन भेजा गया जो है। लेकिन अब जो आएगा जो है ये पूछा जाएगा कि इनकी लॉन्चिंग कब हुई जो है और लैंडिंग कब हुई जो है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि तीनों ही मिशन की लॉन्चिंग जो है एक ही महीने जो है जुलाई में हुई और तीनों की ही लैंडिंग जो है एक ही फरवरी 21 में हुई, इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है मित्रों को। ठीक मित्रों, ये हमारा जो है फरवरी महीने का इंटर स्पेस पोर्शन स्टार्ट होता है। ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है और जो छोटे छोटे पोर्शन बचे हैं जो है फरवरी महीने के लिए उसको हम लोग जो है एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। इसके बाद जो है एक कंपाइल्ड लेक्चर फरवरी महीने का होगा, जैसा कि हर मंथ के करंट अफेयर्स के बाद होता है। सारी घटनाओं का एक लेक्चर में संकलन होगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पीरियड में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग जो है फरवरी महीने का करंट अफेयर्स जो है बहुत अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक जो है कवर कर लेंगे। तो ठीक मित्रों, इस तरीके से हम लोगों का जो है क्लास आगे बढ़ रहा है और आशा है कि आप सब जो है बहुत अच्छी तरीके से इस पर ध्यान दे रहे होंगे और इसे अपने नोटबुक में संरक्षित करते जा रहे होंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। आला।